क्या कह लीजिए इसको, क्या लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, अब देखो, चलो मुझे बताओ व्हाट इज क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, ये होती क्या है बताइए। देखो, लॉजिक का मतलब हो गया कि किसी भी स्टेटमेंट के या किसी भी लॉजिक को उसके पार्ट्स में क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, करके उसको क्या कर देना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो समझ लीजिए। ठीक, अच्छा, एक तो ये हो गया आपका कौन, ऑथर, और एक कौन हुआ आपका, क्या हुआ, रीडर। ये इसी ऑन कर दें तो समझ होती। ठीक, ऑथर और रीडर। ठीक, ऑथर जिसने लिखा हुआ है, रीडर कौन, हम लोग जो इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, अब समझिएगा जरा इसको। अब इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। एक तो होता है बेटा आपका प्रीमाइस, और एक होता है आपका कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग हिलेगी भी नहीं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रीमाइस क्या होता है और क्या होता है कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो, एक क्या हो गया आपका, क्वेश्चन आएंगे किससे, आपके क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तो कभी कभी कंक्लूजन ही पूछ लेता है, वो कंक्लूजन हो गया। देन क्या हुआ आपका इन्फ्रेंस। ये मेजर पार्ट हैं आपके, कंक्लूजन, अजम्पशन, इन्फ्रेंस और प्रीमाइस, ये हो गया आपका। ठीक है, आउटर पार्ट में देखो क्या पूछ लेता है, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग हो गया। ठीक है, पैराडॉक्स हो गया, पैराडॉक्स का मतलब फ्लॉज हो गया उसमें। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इसको आउटर पार्ट मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, तो जब भी आप एजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एजम्पशन के बारे में, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, इन सभी में ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि प्रीमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है आपका। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी समझते हैं फिलहाल कि प्रीमाइस और कंक्लूजन होते क्या हैं। ठीक, चलो देखो, प्रीमाइस, premise is the facts stated in the, जो दिए गए हैं facts stated in the सेंटेंस कह लीजिए या जो भी आपको लिखा हुआ है वहाँ पे, आर्ग्यूमेंट कह लीजिए। तो जो गिवन फैक्ट्स होते हैं, जो स्टेटेड फैक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके प्रीमाइस, जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये जो लिखा है ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रीमाइस एक्चुअली आप समझोगे, दिस इज द वाई, दिस इज द, ठीक, अभी करेंगे क्वेश्चन उस पर बेस्ड। ठीक है, तो जल्दी से समझ लो एक बार। तो लॉजिकल रीजनिंग में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रीमाइस हो गया और एक क्या हो गया आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो प्रीमाइस क्या होता है, जो गिवन फैक्ट्स होते हैं, जो गिवन डेटा होता है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया उसमें आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, वो होते हैं आपके क्या, प्रीमाइस। और जो अब इस जो प्रीमाइस के बिहाफ में, जो प्रीमाइस से इंस्पायर होके, जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट देता है ऑथर, जो आर्ग्यूमेंट देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है,
वो होता है आपका कंक्लूजन, और ये आपका स्टेटेड फैक्ट्स क्या होते हैं, प्रमाइस होते हैं। अब मान लीजिए आप लॉजिकल रीजनिंग का या क्रिटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट द कंक्लूजन इज एंड व्हाट द प्रमाइस इज, विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम एक्यूरेटली, गलत हो जाएंगे। वैसे ही इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन रहती है, इसमें सोचना होता है हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, चलिए सिंस वी वर स्टक इन ट्रैफिक वी कुड नॉट अटेंड द सेमिनार। तो ये एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको बताना है मुझे कि इसमें बेटा प्रमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है, ठीक। तो चलो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि प्रमाइस इज इक्वल टू जनरली क्या, क्यों, और अब उसकी वजह से क्या निकल के आया वो क्या हो जाता है, जनरली हमारा कंक्लूजन हो जाता है। हालांकि कुछ ट्रिक वर्ड्स होते हैं पहचानने के लिए प्रमाइस को, लेकिन इनसे आप थोड़ा सा बचिए, आप मतलब कर भी सकते हैं। जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, सेंस हो गया, या कह लीजिए क्या हो गया आपका बिकॉज। अब अगर ध्यान से समझेंगे इन चीज़ को तो सेंस और बिकॉज अल्टीमेटली क्या शो करते हैं यार, क्या शो करते हैं, रीज़न। रीज़न का मतलब क्या होता है, वाई। रीज़न का मतलब क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। तो अब इसी पे देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंस वी वर स्टक, अब तो खैर आइडेंटिफाई कर लेंगे। और सिंस वी वर स्टक इन ट्रैफिक, अब क्योंकि हम कहाँ फंस गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे, तो ये तो आप चैलेंज कर नहीं सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, प्रमाइस हो गया। प्रमाइस आर द स्टेटेड फैक्ट्स, गिवन फैक्ट्स जो आपके स्टेटमेंट में दिए गए। तो क्योंकि हम फंस गए थे ट्रैफिक में, वी कुड नॉट अटेंड द सेमिनार। ये आर्थर ने क्या किया, इसको कंक्लूड किया कि ये इसलिए हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोग कहाँ फंस गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये हो गया हमारा क्या, कंक्लूजन हो गया, ठीक। सो दिस इज द प्रमाइस एंड दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि प्रमाइस और कंक्लूजन पता होना चाहिए, देन ओनली देन विल वी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला आपने को आज समझना है वो क्वेश्चंस हैं आपके किस पे, एजम्पशन। वो क्या है आपका, ठीक है। अब एजम्पशन क्या है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप एजम्पशन की बात कर रहे हो, ठीक है, एजम्पशन होता है हमेशा किसका, किसका होता है, ऑथर का। अपना ओपिनियन नहीं देना है, यहीं पे गलती होती है और यहीं पे होती हैं गलतियाँ। आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया है, एजम्पशन किसका है, ऑथर का। ऑथर के हिसाब से सोचना है, ऑथर ने क्या अज्यूम किया होगा तब ये जाके सही है, ठीक है। तो बेटा एक ये इसको इक्वेशन समझ लीजिए ऐसे, P + A = क्या होता है, C, मतलब P = प्रमाइस, A = assumption, and then we come to conclusion, ठीक है, then we come to conclusion। तो प्रमाइस प्लस assumption इज इक्वल टू कंक्लूजन, ठीक है। तो प्रमाइस ने क्या कहा, कैसे फैक्ट है, स्टेटमेंट्स, ठीक है, नॉन स्टेटेड होते हैं। अब एक चीज़ समझो, प्रमाइस और इनके बीच का काम, ब्रिज बनने का काम कौन कर रहा है। तो आगे चल के एक ब्रिज मेथड भी समझते हैं हम लोग जो एजम्पशन के लिए काम आता है, कि जैसे मान लीजिए कि प्रमाइस दिया गया ये, ठीक है, ये प्रमाइस हो गया आपका, और आगे जाके हमारे पास क्या है, ये कंक्लूजन है। ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन है। यहाँ बीच में क्या है, हमारा एजम्पशन है, बीच में हमारा है एजम्पशन, ठीक है। तो जब भी आप जो चीज़ एजम्पशन पे आंसर टिक करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट किसका भी होगा, प्रमाइस का भी होगा, और कुछ पार्ट किसका भी होगा, कंक्लूजन का भी होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एजम्पशन में प्रमाइस और कंक्लूजन इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि इसका मान लो ये ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज में अगर अब एजम्पशन भी ने भी साथ दिया है तो थोड़ा पार्ट तो इसका भी होगा और थोड़ा पार्ट किसका भी होगा, कंक्लूजन का भी होगा, ठीक। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि एजम्पशन लिखे नहीं होते हैं, एजम्पशन नॉन स्टेटेड फैक्ट्स होते हैं, और प्रमाइस क्या होते हैं आपके, स्टेटेड, ठीक है। आगे समझते हैं, अभी वापस से कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। दूसरी चीज, एजम्पशंस कांट बी क्या, रीस्टेटमेंट।
आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको आप वापस से ऑप्शन में डाल रहे हो, वो एजम्पशन नहीं हो सकता। एजम्पशन रीस्टेटमेंट नहीं होते। एजम्पशंस क्या भी नहीं, कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होते, रिजल्ट नहीं होते किसी चीज़ का, ठीक। और ये समझिए कि एजम्पशन कंक्लूजन से पहले की बात है। ऑथर ने किसी चीज़ को कंक्लूड करने से पहले क्या सोचा होगा, तो ही जाके वो क्या होगा, आपका अजम्पशन होगा। तो मुझे बताइए, ये थोड़ा कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि अगर मान लीजिए कंक्लूज़न किसी चीज़ का है, तो ये कंक्लूज़न जो है अजम्पशन के अकॉर्डिंग, एक शीट ले लो यार वहाँ से, ऑफिस से ले लो शीट, ऑफिस से ले लो, है ठीक, ठीक है। तो हमने भी क्या सीखा कि प्रमाइस में अगर हम क्या मिलाएं, अजम्पशन मिलाएं, तो क्या बनेगा, कंक्लूजन बन जाएगा। मान लीजिए आपने कंक्लूजन दिया कोई, तो क्या अजम्पशन उसके अगेंस्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इनको मिला के ही तो हमें क्या बनाना है, कंक्लूजन बनाना है। तो अजम्पशन हमेशा वही होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता। सो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, और एक तो मैं लिख पता, गिवन बाय ऑथर, इट्स नॉट योर ओपिनियन। नॉट योर ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, इन्फ्रेंस मत निकाल दीजिएगा। इन्फ्रेंस बात की बात होती है, एजम्पशन कहाँ की बात होती है, पहले की बात। मान लीजिए ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया है, तो इसने, आपको ये समझना है कि इसने जो कंक्लूजन दिया है, इस कंक्लूजन देने के लिए इसने क्या अज्यूम किया होगा। अब क्या अज्यूम किया होगा मतलब कहाँ अज्यूम किया होगा, पहले या बाद में? पहले अज्यूम किया होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आंसर करने हैं अपने, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें समझना है आपको कि प्रेमाइस क्या होते हैं आपके, गिवन फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एजम्पशन क्या होते हैं, नॉट गिवन। एजम्पशन होते हैं नॉट गिवन। और एजम्पशन क्या नहीं होने चाहिए, रीस्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, सॉरी होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंस नहीं होने चाहिए। आपको अपना ओपिनियन, आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, ऑथर में, इन्फ्रेंस में आपका चलता है, ठीक है। यहाँ नहीं, बात समझ में आ गई इतनी सी, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए चलिए, एक ये आपका दिया गया है, आपको बताना है एजम्पशन, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, मैं बताता हूँ। देखो, एक तो हमने अभी डिस्कस किया कौन सा मेथड, ब्रिज मेथड। एक और आपने सुना होगा एजम्पशन निगेशन टेक्निक, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ है क्या एक्चुअली में। मुझे बताइए कि फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू, एजम्पशन हैज़ टू बी ट्रू। ऐसा तो नहीं हो सकता एजम्पशन ट्रू नहीं होगा और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा माहौल पूरा, ठीक। तो अगर हम एजम्पशन को निगेट कर दें, तो कंक्लूजन के साथ क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, निगेट हो जाएगा। तो देखिए, एक टेक्निक होती है, इसे बोलते हैं एजम्पशन निगेशन टेक्निक। तो हमें क्या करना है, पहला
वही जो हमने अभी आरसी में भी समझा था कि क्या करना है, एलिमिनेट करना है चीज़ों को, पहले तो हटा लो चीज़ें। अजम्पशन निगेशन टेक्निक हर सेंटेंस में नहीं लगानी है आपको, पहले तो आप निगेट कर लो, मतलब पहले क्या कर लो आप, एलिमिनेट कर लो, फिर जो भी ऑप्शन बचे आपके पास उसमें निगेशन लगा दो। मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या कर दो, नॉट लगा दो, अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, और उसके बाद चेक करो कि कंक्लूजन में कोई डिफरेंस पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर आपके एजम्पशन को निगेट करने से, एजम्पशन का उल्टा मानने से अगर आपका कंक्लूजन खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी द अजम्पशन, बट इट हैज़ टू बी द आंसर। भाई एजम्पशन को आपने निगेट किया, उससे आपका क्या भी निगेट हो गया, कंक्लूजन का, इसका मतलब वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एजम्पशन फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू, एजम्पशन हैज़ टू बी ट्रू। एजम्पशन को निगेट कर दीजिए, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, अगर ये खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर आपका वही हो जाएगा। सो बेसिकली वी विल ट्राई these three things together. The first is which method, bridge method, then most important क्या है, elimination, and then assumption negation technique। ठीक है, चलिए ये आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आराम से पढ़ लीजिए। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। पहला assumption है द स्टूडेंट्स विल ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। द टीचर इज़ थर्स्टी, द स्टूडेंट नो वेयर द गेट द वाटर फ्रॉम। ये तीन है आपके पास सेंटेंसेस। इसमें मुझे बताना है कि पहला मतलब अजम्पशन क्या होगा, इसके पीछे अजम्पशन क्या है, सेकेंड ए। बेटा फिर सुनो, एजम्पशन जो है, ध्यान समझना, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ना। एजम्पशन जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन देने के पहले की बात है। जिसने ए आंसर किया मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, एजम्पशन जो है स्टेटमेंट या कंक्लूजन या आर्गुमेंट देने के पहले की बात है। क्या ये पहले की बात हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा, ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया। कॉन्सिक्वेंस का मतलब बेटा रिजल्ट होता है, ये तो कॉन्सिक्वेंस हो गया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, ये ला के दे देंगे, तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया ना, कॉन्सिक्वेंस। मैंने क्या बताया कि एजम्पशन आर नॉट कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये तो नहीं हो पाएगा आपका। अब बचे आपके पास दो, द टीचर इज़ थर्स्टी, द स्टूडेंट नो वेयर टू गेट वाटर फ्रॉम। इसमें क्या एजम्पशन, अगर ये स्टेटमेंट देने से पहले इसने क्या सोचा होगा, क्या एजम्पशन लगाया होगा, द टीचर इज़ थर्स्टी। अच्छा ठीक है, द टीचर इज़ थर्स्टी, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नो वेयर टू गेट वाटर फ्रॉम। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ कैसे लगाते हैं, देखना कौन सी टेक्निक, एजम्पशन निगेशन टेक्निक, समझिएगा। ये पॉजिटिव है, इसको नेगेट करो, आंसर क्या आएगा, द टीचर इज़ नॉट थर्स्टी। अच्छा ये बताओ, अगर टीचर थर्स्टी नहीं है तो क्या ये स्टूडेंट से पानी मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता? समझ नहीं रहे हो, पानी मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट देने के लिए ज़रूरी है, मेरा मैं तुमसे कहूँगा जाके एक गिलास पानी ले आओ, तो ले आओगे तुम, मेरा मन है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने इसको निगेट कर दिया, इसको देखो, स्टूडेंट, अगर मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, डू नॉट, स्टूडेंट डू नॉट नो वेयर टू गेट द वाटर फ्रॉम, तो क्या ये कंक्लूजन कभी सही हो सकता है? देयर इज नो पॉइंट इन इट। जब आप स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि पानी कहाँ से लाना है, तो ये रिक्वेस्ट करने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो ये बहुत ही क्लोज कॉल थी, लेकिन आंसर क्या है आपका, थर्ड वाला। बात समझ में आई? तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट टेक्निक, एजम्पशन निगेशन टेक्निक। पहले तो हमने एलिमिनेट कर लिया, हालांकि 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने 3 ही लिखे। पहले तो हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक, एलिमिनेशन के बाद हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास 1 या 2 ऑप्शन बचता है। हमेशा बचेगा 1 या 2 ऑप्शन बचेगा, कभी कभी तो कोई नहीं बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। और जैसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 बचे तो क्या लगा लो, एजम्पशन नेगेशन टेक्निक, या 1 भी बचा है तब भी लगा लो एजम्पशन नेगेशन टेक्निक, क्रॉस चेक करने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपके पास जो सीट दी गई है ना, आप उस पर आ जाओ। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। चलो आप निकालो स्टार्टिंग से पीछे वाला, सेकंड वाला। सर करना सारे ही हैं। इसमें दिया गया नो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन, डिक्लेयर द प्रिंसिपल। मिल गया? हाँ पीछे साइड है ये,
स्टेटमेंट में लिखा है नो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन्ड डिक्लेयर द प्रिंसिपल। इसी के पीछे है, इसी के पीछे दिस वन मिल गया सभी को। चलो एक बार ट्राई कर लो पहले आप लोग, फिर मैं डिस्कशन कराता हूँ इसका। तानाशाह। एक और चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे, एक जो है कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे, कौन से, कॉज और इफेक्ट वाले, जिसमें कॉज हमेशा क्या होता है, प्रीमाइस, और इफेक्ट हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है प्रीमाइस के सेंस में। देखो स्टेटमेंट क्या है कि नो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन, ये डिक्लेयर कर दिया किसने, प्रिंसिपल ने। पहला अजम्पशन क्या है, सम वन में आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। दूसरा अजम्पशन क्या है, द प्रिंसिपल इज ऑटोक्रेटिक। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। आप जब समझ लो पहले, ऐसे तुक्का न मारो, पहले समझो उसको। चलिए अब आंसर करिए मुझे, आंसर क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। आइए समझते हैं। देखो मैं दो तरीके से समझा देता हूँ, इसके पीछे थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं और इसको निगेशन टेक्निक से भी कर लेते हैं। जैसे आज सेकंड लग रहा है आपको, सेकंड को निगेट करो, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल इज़ नॉट ऑटोक्रेटिक। तो क्या ये तब नहीं बोल सकता कि मैं जो है इस सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा? बोल सकता है। आपको निगेट करने पे आपके स्टेटमेंट में कोई फ़र्क आया? आंसर नहीं हो सकता। समझ गए बात? दूसरी चीज़, अब ये समझिए, इसमें प्रिंसिपल ने बोला है कि नो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन डिक्लेयर द प्रिंसिपल। क्या उसके ये डिक्लेयर करने से आप ये घोषित कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑटोक्रेटिक रहा होगा? एक स्टेटमेंट दिया उसने कि इस मैटर पे, इस सब्जेक्ट पे अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो क्या इससे वो तानाशाह हो गया? नहीं हो सकता भाई। हो सकता है कि जो है बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन उस जो है सब्जेक्ट पे जो है क्या कहते हैं, डिस्कशन का कोई पर्पज़ ही ना हो, इसलिए उसने कह दिया कि यार भैया जो है इस पर अब कोई डिस्कशन हमें नहीं करना, इट इज़ आउट ऑफ द डिस्कशन स्कोप। ठीक है, या वो ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुका होगा, तो अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा होगा। तो क्या ये कहने से कि नहीं भाई अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, विल दैट थिंग मेक हिम ऑटोक्रेट? नहीं। तो फिर वो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो नहीं सकता है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, समवन मे आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। किसी ने उससे कहा होगा कि इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करिए, तब वो कह सकता है कि नहीं अब इस सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तब अजम्पशन, अगर ये अजम्पशन है तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। कैसे? नहीं, फिर नो को आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा ना, निगेशन तो दोनों तरफ से करोगे ना। ठीक, आप ऐसा समझो ना कि प्रिंसिपल तब भी कह सकता है, लेकिन ये बताओ आंसर कैसे करोगे? अजम्पशन वो भी तुम्हारा ठीक हो सकता है। एक होता है वेग अजम्पशन, वीक अजम्पशन, एक होता है स्ट्रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन क्या वो ऑप्शन में है? तो जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अजम्पशन तो कुछ भी मान सकता हूँ ना मैं, मेरा जो स्टेटमेंट है वो उस अजम्पशन की वजह से स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर अजम्पशन अगर निगेट हो गया, अजम्पशन अगर गलत हो गया तो फिर स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि समवन मे आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। किसी ने इनसे इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा होगा, डिस्कशन किया होगा, मांगा होगा, हो सकता है डिस्कसन कर चुका हो पहले, तो उसने कह दिया कि नहीं अब इस सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक, तब भी मना कर सकता है, तभी मना कर सकता है।
प्रिंसिपल है, अथॉरिटी है, मना कर सकता है, लेकिन मेरे भाई इसमें ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि आपको सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने? व्हेन डिड आई से दैट? ऐसा नहीं, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं आपको, इसके बाद आंसर करना है। मैं देखो यार, ऐसा पैराग्राफ में भी होता है आरसी में। जैसे हम लोग क्या किया था, ये बताओ, मैंने सीधे आंसर पर टिक किया था कि सारे ऑप्शन पढ़े थे हमने? सारे ऑप्शन पढ़े थे ना। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने, आपको जैसे मान लीजिए ये ABCD दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, आपको लगा यार बी अजम्पशन हो सकता है, और हो सकता है वो आंसर भी हो, लेकिन पहले आप इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है, तभी जाके क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। नहीं 4 आते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। चलो, जिसमें एक क्वेश्चन है, चलो मैं 4 वाला कराता हूँ। लेनोवो वाला, लेनोवो अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन कोलंबिया। मिल गया? मिला? कोलंबो इसी में होगा, पीछे होगा। दिस वन आई गेस इट इज लेनोवो वाला। ठीक है, हाँ भाई, डन कर लिया अटेम्प्ट। बी और डी में कंफ्यूजन है। चलो आइए समझते हैं है क्या इसमें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। लेनोवो अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन कोलंबिया हैज़ जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर मॉडल दैट सेल्स फॉर सिग्निफिकेंटली लेस देन एनी अदर मॉडल। ठीक है, तो लेनोवो ने कोलंबिया में एक लॉन्च किया नया पर्सनल कंप्यूटर जो कम प्राइस का है। ठीक है, मार्केट रिसर्चर्स सोज हाउएवर दैट वेरी फ्यू कोलंबियन हाउस होल्ड विदाउट पर्सनल कंप्यूटर वुड बाई अ कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस। तो लेकिन रिसर्च क्या शो करती है कि प्राइस कैसा भी हो, बहुत कम लोग उसको खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब देयरफॉर के बाद आया आपका कंक्लूजन। अभी तक क्या चल रहा था? प्रमाइस। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मॉडल इज़ अनलाइकली टू इंक्रीज। अब चूंकि नहीं खरीदेंगे तो जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है उसकी संभावना कम है कि वो क्या बढ़ा दे, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन कोलंबियन होम्स। मतलब उसकी सेल वेल बढ़ने वाली नहीं है। कुल मिला के ये आपका कंक्लूजन है। और प्रोमाइस क्या है इसका, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, पूरी कहानी जो लिखी हुई है, ये प्रोमाइस हो गया। और अंततः उसने ये कंक्लूड कर दिया कि लग नहीं रहा है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ जाएगी, इवन इफ़ आपने सस्ता कंप्यूटर लॉन्च किया है तब भी। आते हैं पहले वाले ऑप्शन में। सेंटेंस में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑन विच द आर्गूमेंट डिपेंड्स। ये जो आर्गूमेंट दिया है वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो पहला देखते हैं क्या लिखा है कि लेनोवो अचीव्ड द लोअर प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल बाय यूजिंग कंपोनेंट्स ऑफ लोअर क्वालिटी देन दोज यूज्ड बाय अदर मैन्युफैक्चरर। डू वी नो दैट? क्या हमें पता है? नहीं पता। आउट ऑफ द स्कोप, एलिमिनेट करिए इसको तुरंत। ये हो गया आउट ऑफ द स्कोप, हमें पता ही नहीं है, ऑथर ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पे आइए, द मेन रीजन साइटेड बाय कंज्यूमर्स। जो मेन रीज़न है जो किसने दिया है, कंज्यूमर्स ने दिया है इन कोलंबिया में, फॉर रिप्लेसिंग अ पर्सनल कंप्यूटर इज टू डिज़ायर टू हैव एन इम्प्रूव्ड मॉडल। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं, कोलंबियन इन हाउस होल्ड दैट हैव ऑलरेडी कंप्यूटर्स आर अनलाइकली टू परचेज द न्यू लोअर मॉडल एज एन एडिशनल कंप्यूटर फॉर होम यूज़। दिस कैन बी द आंसर। तो इसको रख लेते हैं, चौथा देखते हैं। The price of other personal computer in Colombia is unlikely to drop below the price of Lenovo's new model in near future. Do we know that? बताओ, क्या हमें पता है कि अदर वाले कम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं है। वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो एक ही बचा आपके पास, क्या? सी। आगे इसको निगेट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। आपने लिखा है कि अनलाइकली टू परचेज द न्यू Lenovo मॉडल। अब अगर आपने कहा था कि लाइकली परचेज करेंगे, लाइकली परचेज करेंगे तो सेल बढ़ जाएगी, तो कंप्यूटर आ जाएगा, तो आपका कंक्लूजन तो क्या हो गया, खत्म हो गया भाई। कंक्लूजन तो क्या है कि सेल नहीं बढ़नी है, अनलाइकली है, कंप्यूटर्स नहीं बढ़ने। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। इवन इफ यू डू नॉट नो द राइट आंसर, आपने क्या किया, प्रोसेस ऑफ
जो चीज़ ऑथर ने नहीं बोली है अपने आप से नहीं मानना कुछ। मैंने आपको बताया आपका ओपिनियन पूछा नहीं जा रहा है, ऑथर ने क्या अजूम किया है उसके बारे में बात हो रही है, और जो चीज़ उसने प्रमाइस में या कंक्लूजन में नहीं दी है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। जब कोई आइडिया नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया भी है थोड़ा सा चीज़ें, और आगे मिलेंगी भी हमें कि हमें क्या अवॉइड करना है एक्सट्रीम चीज़ों को, जैसे ऑल, ऑलवेज, नेवर, नन। एक्सट्रीम ऑप्शंस रेयरली ही सही होते हैं, ठीक है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद वाला कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट मैनेजर टू टीम, वंस द स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू कार हैव बीन फाइनलाइज्ड वी विल गो इनटू द प्रोडक्शन। ठीक है, ये आसान सा है, इसको सब लोग करिए, ट्राई करिए। सभी लोग कर लें, सभी लोगों को आंसर करना है। ये वाला आसान भी है और थोड़ा सा एक आपको इनिशियल चीज़ पे डेप्थ मिल जाएगी। फिर जो क्वेश्चन आते हैं पैसेज के थ्रू वो भी कर लेंगे। जैसे लेनोवो वाला किया था, पैसेज ही था, बड़ा सा था। देखो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, आइए सब लोग देखते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं। मैनेजर बोलता है टीम से, वंस द स्पेसिफिकेशन फॉर द न्यू कार हैव बीन फाइनलाइज, जैसे ही आपके जो स्पेसिफिकेशन में फाइनलाइज हो जाए विल गो इनटू प्रोडक्शन। तो जो स्टेटमेंट दिया है इसके पेशे एजम्पशन क्या हो सकता है ऑथर का, वो हमें पता करना है। द स्पेसिफिकेशन विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, या देयर इज इनफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू बिगिन प्रोडक्शन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, पहले आप लोग बताओ कौन सा अजम्पशन सही होगा। पहला, ठीक है, आप बताओ आदित्य, पहला, सेकंड, भाई तुम बताओ, अमन क्या नाम है आपका, सेकंड। देखो ये बताओ कहीं भी स्टेटमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की गई है? आउट ऑफ स्कोप है यार वो, सॉरी। अच्छा ठीक है, आप जरा सेकेंड वाले को निगेट करो। देयर इज नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू बिगिन प्रोडक्शन। अगर ये चीज़ नहीं है स्टेटमेंट सही हो सकता है आपका? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर आपके पास इनफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो क्या जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला। आप मेरी बात समझो, द स्पेसिफिकेशन विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है पुरानी टेक्नोलॉजी से कर रहा हो। सेंटेंस में स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वंस द स्पेसिफिकेशन फॉर द न्यू कार हैव बीन फाइनलाइज्ड, स्पेसिफिकेशन फाइनल हो जाए हम प्रोडक्शन में घुस जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना हमारा नहीं है, मेंशन ही नहीं किया गया। और वैसे भी अगर आप नेगेशन वाली टेक्निक लेके जाओगे तो वैसे ही आपका सेकंड वाले को अगर निगेट कर दिया आपने तो स्टेटमेंट की आपकी बैंड बच जाएगी। क्लियर हुआ भाई? अब आपको करना है एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल कॉमनली यूज इन एलिमेंट्री स्कूल एज क्लीनर्स। मिला आपको? पेस्टिसाइड कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है।
अब ये काइंड ऑफ पैसेज वाले ही हैं, तो पहले तो कोशिश करो आप प्रीमाइस और कंक्लूजन समझो, देन जो ऑप्शंस आपके आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, जिनके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया, उन पे दिमाग ही मत लगाओ, उनको सीधे निगेट कर दो, खत्म, वो आंसर हो ही नहीं सकते कभी। स्टार्ट करें, देखें, चलो क्या लिखा हुआ है। एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स कॉमनली यूज इन एलिमेंट्री स्कूल एज क्लीनर्स और पेस्टिसाइड्स कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन इन सम चिल्ड्रेन। तो ज़्यादा एक्सपोजर हो गया अगर केमिकल का जो यूज़ होते हैं कहाँ पे, एलिमेंट्री स्कूल में एज क्लीनर्स और पेस्टिसाइड, वो एलर्जिक होते हैं इन सम चिल्ड्रेन, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल नर्सेस इन बोस्टन रिपोर्ट that the proportion of school children sent to them for treatment of allergic reactions to those chemicals has increased significantly over past 10 years। क्या मतलब हुआ इसका? बढ़ गए हैं और बढ़ गए। वही तो बोला कि एलिमेंट्री स्कूल नर्सेस इन बोस्टन रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, एलिमेंट्री स्कूल इन नर्सेस इन बोस्टन रिपोर्ट की क्या कहती हैं? उन्होंने रिपोर्ट किया कि द प्रपोर्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सेंट टू देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू दोज केमिकल्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। तो क्योंकि ये जो आपका क्लीनर्स में और पेस्टिसाइड में जो होता है, उसकी वजह से लास्ट 10 साल में जो नर्सेस के पास स्कूल चिल्ड्रन भेजे जाते हैं ट्रीटमेंट पर्पज से, वो बढ़ गए हैं, ठीक है। देयरफॉर अब आया हमारा क्या कंक्लूजन, either Boston's school children have been exposed to a greater quantity of the chemicals, या तो बॉस्टन के जो स्कूल चिल्ड्रन हैं दे आर एक्सपोज्ड हो गए हैं ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द केमिकल, मतलब उसके टच में आ गए हैं, और दे आर मोर सेंसिटिव टू देम देन स्कूल चिल्ड्रन दे वर 10 years ago। या तो वो उनके कांटेक्ट में बहुत आ गए हैं, या वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन स्कूल चिल्ड्रन से जो 10 साल पहले हुआ करते थे। दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑन विच द आर्गूमेंट डिपेंड्स। आइए पढ़ते हैं पहला। द नंबर ऑफ स्कूल नर्सेज एम्प्लॉयड बाय बोस्टन एलिमेंट्री स्कूल हैज़ नॉट इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 10 years। डू वी नो दैट घटी हैं बढ़ी हैं? नहीं बेटा, स्कूल चिल्ड्रन गए हैं उनके पास ज़्यादा, ये पता है, इनका नंबर घटा बढ़ा ना, हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। चिल्ड्रन हु आर एलर्जिक टू केमिकल्स आर नो मोर लाइकली दैन द अदर चिल्ड्रन टू हैव एलर्जिक टू अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंस की तो बात करी ही नहीं गई है, करी गई क्या? इसमें कोई तो है नहीं अदर सब्सटेंस, हटाओ। Children who have allergic reaction to the chemicals are not more likely to be sent to school nurse now than they were 10 years ago। ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसको भी लेके चलते हैं, डी पे आते हैं। डी पे क्या लिखा हुआ है? The chemicals are not commonly used as cleaners or pesticides in houses and apartments building in the Boston's out of scope है, हमें बारे में कुछ पता नहीं है कि उनका यूज़ जो है बिल्डिंग्स में हो रहा है या उनका यूज़ कहाँ हो रहा है, हाउसेस में हो रहा है। हम तो कहाँ की बात कर रहे हैं? बॉस्टन स्कूल की बात कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है, एलिमिनेट कर लिया, आंसर मिल गया। सी था सभी लोगों का, किसका किसका सी था भाई? आपका था सी, क्या किया था आपने? टिक बी था, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस की बेटा बात ही नहीं हुई है तो कोई मतलब नहीं। आपका क्या था? डी, डी, चलो ठीक है, डी। हाँ, कंफ्यूज थे, आपका डी वाला था, कोई बात नहीं, ट्रैक पे हैं, गलत होने चाहिए ना, गलत होंगे तभी तो अल्टीमेटली सही होंगे। चलो अब एक छोटा वाला करते हैं। आप बताइए, एन इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स अ कलेक्टिव पिक्चर ऑफ वार्मिंग वर्ल्ड एंड अदर चेंजेस इन क्लाइमेट सिस्टम। इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गया। एन इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बॉडी है, एक बॉडी बनाई गई है, 4-5 लोगों ग्रुप होगा, वो कलेक्टिव पिक्चर दे रही है ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड एंड अदर चेंजेस इन क्लाइमेट सिस्टम। वो बता रही है कि वर्ल्ड और वार्म हो रहा है और क्लाइमेट में क्या आ रहे हैं, और भी चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए कोई ग्रुप बनाया गया, कोई कमेटी बनाई गई, उसने ये बताया कि
वर्ल्ड और वार्म हो रहा है और क्लाइमेट सिस्टम में और चेंजेस आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। ये तो आसान है, तो बहुत आसान है। पहला वाला होगा, दूसरा वाला तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है। सी लेवल राइज एंड कोस्टल फ्लडिंग हैज़ बीन प्रिविलेंट सिंस द ओल्डन टाइम्स। हाउ, अब ये है नहीं है, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं गया, तो नहीं दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हीट वेव्स ऑन, सॉरी, जो क्लाइमेट बोला है, हाँ आगे। बेटा मैं आप फिर वही कर रहे हो, आप अपना एजम्पशन बता रहे हो। एजम्पशन छोड़ो, आप क्या दे रहे हो? अपना ओपिनियन दे रहे हो। अपना ओपिनियन नहीं देना है कि पुराने टाइम से रहा होगा कि नए टाइम से रहा होगा। ये बताओ, जो सेकेंड वाले में लिखा है सी लेवल राइज एंड कोस्टल फ्लडिंग हैज़ बीन प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब रहा है, फैला रहा है ओल्डन टाइम से। तो सी लेवल राइज की बात कहाँ कर रहा है स्टेटमेंट में? कोस्टल फ्लडिंग की बात कहाँ कर रहा है स्टेटमेंट में? और कोस्टल फ्लडिंग कैसे जो है वर्ल्ड को वार्मर कर रहा है? आप पहले वाले को पढ़ो, क्या लिखा है? हीट वेव्स एंड पीरियड्स ऑफ अनयूजली वार्म वेदर आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड। अब ये है, तब तो वो कह सकता है कि वर्ल्ड क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है। जब ये नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे वर्ल्ड वार्म हो रहा है। ठीक, तो जो आपको ऑथर ने जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो आपको नहीं सोचना है। इसीलिए वो मैंने आपको पहले बताया था, आपका ओपिनियन ख़त्म, मैटर ही नहीं करता, ऑथर के अकॉर्डिंग देखना है। हाँ, जब आप किसकी बात करेंगे इन्फ्लुएंस में, तब आएंगे आप, तब आपकी एंट्री होती है। अभी आपकी एंट्री नहीं है, अभी सिर्फ ऑथर की एंट्री, वही खेल रहा है सिर्फ। भर लो भाई, पानी भर लो। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। A researcher discovered that अब क्या हुआ? तो भाई थोड़ी देर में क्लास के बाहर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से पीछे जा रहा है। बंद कर दो भाई, बहुत ठंड लग रही है इसको, लग रहा है। चलो चालू कर लेना थोड़ी देर में, बंद रहे। नहीं आप लोग, अरे तो आ जाएगा फिर से, क्या ये पानी। तो सारे करेक्ट लग रहे हैं, सारे सही लग रहे हैं, सारे काट दिए। एक को तो सही कर ले भाई, सारे कैसे कटे?
यही तो है भाई, एक कॉज और इफेक्ट का एक केस होता है, उस पर ध्यान रखना कि जो इफेक्ट है इट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द कॉज। जैसे ये कॉज इफेक्ट है, कॉज है, ये क्या है, इफेक्ट। तो कॉज से क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द कॉज। अब शायद तुम देखो उसको, पांचों गलत किए तुम्हें कुछ आंसर मिल जाएगा। चले, अटेम्प्ट कर लिया सबने? डी वाला, हाँ डी वाला ऐसा ही होना चाहिए आंसर। चलो देखते हैं। जो मैंने बताया उसके हिसाब से डी सही है, तो मतलब डी सही है फिर। आइए देखते हैं। तो सदमे में देख रहा, शॉकिंग, डी कैसे सही हो गया। तूने क्या सही किया था? ई। चलो ए भी देख सकते हैं, बी भी, डी भी, पता नहीं, हो सकता है ए सही हो, मुझे क्या पता, देखते हैं। रिसर्चर डिस्कवर्ड दैट, रिसर्चर ने क्या डिस्कवर किया है कि पीपल हु हैव लो लेवल्स ऑफ इम्यून सिस्टम activity tend to score a much lower on test of mental health than do people with normal or high immune activity। मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग टेस्ट में स्कोर कम करते हैं कंपेयर टू दोज हु हैव नॉर्मल और हाई इम्यूनिटी। ठीक है, द रिसर्चर्स कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, अब ये कंक्लूजन तो लिखा ही उसमें, खैर आ ही गया। द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेंटल इलनेस एज वेल एज अगेंस्ट फिजिकल इलनेस। जो इम्यून सिस्टम है वो फिजिकल इलनेस से तो बचाता ही, साथ ही किससे बचाता है, मेंटल इलनेस से भी बचाता है। अब ये जो रिसर्चर्स का कंक्लूजन है वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है? ठीक है, चलो तो देखें। हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेंटल इलनेस बेटर देन नॉर्मल इम्यून सिस्टम एक्टिविटी डज। ये कैसे हो सकता है भाई? कंपेरिजन हुआ है किसमें, लो में और नॉर्मल और हाई में। नॉर्मल और हाई में तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं है, नहीं कर सकते आप। अगला देखो, मेंटल इलनेस इज सिमिलर टू फिजिकल डिजीज इन इट्स इफेक्ट्स एंड बॉडी सिस्टम दैट वी डू नॉट नो। मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस डिजीज सिमिलर इफेक्ट होते हैं बॉडी में, इसके बारे में हमें कोई जानकारी टेक्स्ट में नहीं प्रोवाइड की गई, तो वी कैन सिंपली एलिमिनेट द ऑप्शन। तीसरा, पीपल विद हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी कैन नॉट डेवलप मेंटल इलनेस। ये हम नहीं कह सकते भाई, दे कैन नॉट, हाउ डू वी नो। और वैसे भी एक्सट्रीम ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं कि मना किया कि एक्सट्रीम ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान रखना नहीं। अब बचा डी और ई, तो एक बार ई को पढ़ लेते हैं। ई में क्या लिखा हुआ है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके बारे में कोई ना ही कंपैरिजन है, ना ही उसमें इंट्रोडक्शन है पैसेज में। एक ही ऑप्शन बचा क्या, डी। एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द राइट वन। सही हो गया क्या? ऐसे कर रहा है एकदम, हाँ या बिल्कुल स्पॉटिफाई उससे हो गया। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट में जो इफेक्ट है वो कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द कॉज। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ड्रास्टिक इंक्रीज इन पोल्यूशन, ड्रास्टिक इंक्रीज इन पोल्यूशन वाला। अब इसमें 4 ऑप्शन है, नीदर वाला केस भी है और आपका बोथ वाला भी है। मतलब क्या हुआ कि ओनली सेकंड इम्प्लाई हुआ है। अब इसमें ना तो पहला है ना तो दूसरा है। हो भाई, एक स्टेटमेंट से आप एक से ज़्यादा जंक्शन भी तो निकाल सकते हो, तो वही पूछ रहा है वो। और ये सेकंड में जो बी ई वाई लिखा है ना, इसको बियॉन्ड कर लेना, वो पूरा बियॉन्ड है, आर बियॉन्ड कंट्रोल,
तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। गवर्नमेंट ग्रोइंग पोल्यूशन इंडस्ट्रीज हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शन आर बियॉन्ड कंट्रोल। ये तो आसान है, बताओ हो गया होगा। क्या होगा आंसर? इफ ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, नीदर या बोथ। तेरा पहला है तो सी, दोनों नहीं हो रहे। चलो देखते हैं। ड्रास्टिक इंक्रीज इन पोल्यूशन इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमिना। ठीक है, तो भैया जो इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन में वो ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है, ग्लोबल फिनोमिना हो गया। ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड एंड इट वर्किंग टूवर्ड टू कंट्रोल इट। चलो निगेट करो जरा इसको। ऑल कंट्रीज हैव नॉट रियलाइज्ड इट एंड दे आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स द कंट्रोल द पोल्यूशन। अगर ये मैं कर दूं तो बताओ जो स्टेटमेंट है वो स्टैंड करेगा कभी? बताओ भाई, नहीं करेगा यार। तो पहला ही आंसर हो गया भाई। अगर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया है कि ये जो है आपका पोल्यूशन कोई प्रॉब्लम है, ना ही उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर हाउ कैन यू से कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन पोल्यूशन इज नाउ एन अ ग्लोबल फिनोमिना? देयर इज नो पॉइंट इन इट। फर्स्ट हैज़ टू बी द राइट चॉइस। सेकेंड देख लेते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज हाईवेज आर कंस्ट्रक्शन आर बियॉन्ड कंट्रोल। दैट वी डू नॉट नो। कहाँ पर हाईवे की बात हो रही है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कुछ पता नहीं है। ये अजम्पशन है बेटा। मैंने आपसे क्या कहा? अजम्पशन आर नॉट स्टेटेड। अजम्पशन क्या नहीं होते, स्टेट नहीं किए जाते हैं। प्रमाइस होता है, प्रमाइस लिखा होता है, अजम्पशंस अज्यूम होते हैं आपके। नहीं, स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप देखो ना, आप जैसे अब सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, हाईवेज वगैरह की बात हो रही है कहीं पे? क्या नहीं हो रही, इसके बारे में कोई बात नहीं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ऑल कंट्रीज हो गई, ठीक है। हाँ, देखो मैं फिर समझा देता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ड्रास्टिक इंक्रीज़ हुआ है, मतलब जो बहुत तेज़ी से जो पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, वो अब ग्लोबल फिनोमिना बन गया है। मतलब ग्लोबल चिंता हो गई है कि भैया पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब सारी कंट्री रियलाइज़ कर रहेंगी कि भैया ये कोई दिक्कत है, उसमें हमें काम करना, तभी तो आप ये बोल पाओगे कि ये ग्लोबल फिनोमिना है। अगर मैं अपने बैक हैंड पे एज्यूम करूं कि नहीं यार भाई सारे कंट्री की क्या कर रही हैं कि यार रियलाइज़ हो गया कि यार ये दिक्कत है और इसे हमें कम करना है, तब तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है और ये क्या हो गया है, ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे। और लिखा होने का मतलब मेरा ये था कि उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जैसे पहले वाले में देखो ग्लोबल फिनोमिना है, तो पहले वाले में ऑल कंट्रीज़ की बात हो रही है, पोल्यूशन की बात हो रही है। अब सेकेंड वाले में ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, दे आर आउट ऑफ स्कोप, हमें पता ही नहीं किसके बारे में है, ठीक है। चलो अब इससे कैसे कह सकते हो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन से जो है पोल्यूशन बढ़ जाएगा? हम कोई फैक्ट नहीं है। आपको लग सकता है कि नहीं यार इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, हाईवेज बढ़ेंगे तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने वही फिर कहा आपसे, आपको अपना ओपिनियन देना ही नहीं है एजम्पशंस में। आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना है? ऑथर के अकॉर्डिंग सोचना है। चलिए, व्हेन न्यूज़ periodicals begin forecasting a recession। कहाँ से कॉल आ रही? ऑफिस से? बता दो जाके कि मैं यहीं बैठा हूँ, बता दो और क्या। तुझे कॉल की थी क्या पहले? बोला था आ रहा हूँ, फिर आया नहीं।
ए बाबू ये का की हो बता दो भाई, तुम आ गए हो, पता चले फ़ोन कर रहे हो। अच्छा पापा ने फ़ोन किया चलो चलो कर लो पहले क्वेश्चन करो। आपका भी CUT का फ्लैट, आपका भैया तो CUT है, तुम्हारा क्लैट है, तुम्हारा CUT, तुम्हारा CUT। करो करो क्वेश्चन करो। हाँ भाई हो गया। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें क्या पढ़ा तुम लोगों ने? CR की एजम्पशन, अब बोल रहे थे ना क्लास हुई थी एक बार CR वगैरह की, उसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ चलो कोई नहीं करो। हाँ? कौन? स्लॉग्स, वही कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। चलो कर लो, हो गया तेरा, हुआ भाई? देखो आओ देखते हैं। When news periodicals began forecasting a recession, तो जब न्यूज़ periodicals ने forecast मतलब बताया कि रिसेशन आने वाला है, people tend to spend less money on non-essential purchases, तो लोगों ने नॉन एसेंशियल परचेजेस पे पैसा खर्च करना क्या कर दिया? कम कर दिया। देयरफॉर अब जो कंक्लूजन आता है ये है कि द परसीव्ड थ्रेट ऑफ अ फ्यूचर रिसेशन, अगर आप ये मान लें कि आगे क्या आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, डिक्रीजेस द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू परचेज प्रोडक्ट, वो उनकी जो इच्छा है खर्च करने की उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। दैट दे रिगार्ड एज ऑप्शनल और लग्जरी गुड, जिनको वो ऑप्शनल या क्या मानते हैं? लग्जरी गुड मानते हैं। अगर उनको ये लगा कि आगे क्या आने वाला है? रिसेशन, तो वो खर्चा करना
ऑलमोस्ट कम या बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंक्लूजन है, ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है, तो आइए पढ़ते हैं। पीपल डू नॉट ऑलवेज अग्री एज टू विच गुड्स शुड बी कंसिडर लग्जरी गुड्स। ये हमारे बारे में, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, जो है क्या ही बताएंगे। People are more likely to have read a news periodical recently because more and more periodicals are being published. Do we know that कि बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कोई इसके बारे में ऑथर ने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझी, तो हम भी ज़रूरत नहीं समझेंगे। Most people do not regularly read news periodicals, नहीं पता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। Last but not the least, the consumer perception of the threat of recession increases when periodicals begin forecasting a recession. This has to be the right answer. कि जब उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है रिसेशन का, जब न्यूज़ periodicals क्या फॉरकास्ट करते हैं रिसेशन, यही तो बोल रहा है ऊपर वो। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तो सबका सही हुआ होगा, इसमें भी गलत है किसका? आज तुम्हारा सही हुआ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी वो थोड़ा अतरंगी चीज़ है ये जो है CR वगैरह, है ना। अब ये अतरंगी चीज़ पता है क्यों है ना, क्योंकि वी बीइंग ह्यूमंस ना, हम तुरंत अपने पे आ जाते हैं। हमने पैसेज पढ़ा और हम तुरंत अपने पे ले लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यार ऐसा सोचा होगा तो ऐसा तो हुआ होगा, हम खुद सोचने लग जाते हैं। एंड द मोमेंट आप CR में ये करने लग गए तो वहीं पे सब खत्म। ना इन्फ्रेंस सही होगा, ना आपका, ना कंक्लूजन सही होगा, ना असम्पशन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद वाला तो हो चुका है। स्टूडेंट हु ज्वाइन MBA विल बी द बिजनेस लीडर्स ऑफ टुमारो। आपके पास बुक होगी ना, CR की है आपके पास, लाए हैं आप लोग? सभी लोग लाए हों तो मैं उसमें कराऊं, क्योंकि फिर सबके पास मिलेगी नहीं जो। हाँ ठीक है, ये तो आसान है, सेकंड ऑप्शन ही होगा ना। पहला वाला तो नहीं, मैं कह रहा हूँ सभी लोग लेके आए कि नहीं आए बुक? नहीं, चलो अगली क्लास से ध्यान रखना। ये तो खैर मेरे पास तो ही है, लेके आना तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे कंप्लीट कर लेंगे। ये तो बहुत आसान था। स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट हु ज्वाइन MBA विल बी द बिजनेस लीडर्स ऑफ टुमारो। हाँ, टू बी एंटरप्रेन्योर MBA डिग्री इज अ मस्ट। नहीं, ऐसा थोड़े है। मैं मेरे पास MBA नहीं है तो मैं चाय खोल सकता हूँ, एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ भाई, है ना, कोई बन सकता है। हाँ, सेकंड वाला नहीं हो पाएगा, मतलब सेकंड वाले में ही अजम्पशन होगा कि जो बहुत देयर नॉट मैनी बिजनेस लीडर्स हु डू नॉट हैव एन MBA डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स नहीं हैं जिनके पास MBA डिग्री नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास MBA डिग्री नहीं है, और वो क्या हैं? लीडर्स हैं। तो इसको देखते हुए, ये अज्यूम करते हुए, ये ऑथर बोल सकता है, आप बोल सकते हो कि जो लोग MBA ज्वाइन करते हैं वो लीडर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ये सेकंड वाला एजम्पशन है, वो एजम्पशन ये है कि मैंने अपने दिमाग में सोचा या मैंने देखा या मैंने ऑब्जर्व किया, ऐसे बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं जो बिजनेस लीडर हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है? MBA डिग्री नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो इसका मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि यार MBA डिग्री होगी तो क्या होंगे? लीडर्स होंगे, यही तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ भाई बी। अमन तेरा सही होगा, सही था। एक क्वेश्चन और रह गया भैया, अ न्यूली डिस्कवर्ड पेंटिंग। मिला? बेटा एक मिनट बुक देना जरा।
324। हो गया दोस्त? गलत लग रहा है बेटा, वापस से लगाओ उसको। आओ पढ़ते हैं। कर लिया, अटेंड कर लिया सबने? चलो। अ न्यूली डिस्कवर्ड पेंटिंग्स सीम्स टू बी द वर्क ऑफ वन ऑफ 17th सेंचुरी आर्टिस्ट। अभी कोई पेंटिंग डिस्कवर की थी, हो सकता है दो में से किसी एक की हो। 17th सेंचुरी के वो थे, आर्टिस्ट थे। आइदर द नदर्न जर्मन जोनास ड्रेकन, एक ये थे, और द फ्रेंचमैन लुई ब्रिले। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक जर्मनी से है, एक कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रांस से बिलोंग करता है। हु समटाइम्स पेंटेड इन द सेम स्टाइल एज ड्रेकन। जो ये लुई साहब थे, ये कभी कभी बिल्कुल सेम स्टाइल में पेंट करते थे जैसे ड्रेकन पेंट करते थे, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। एनालिसिस ऑफ द कार्ड पिक्चर फ्रेम विच हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द पेंटिंग्स original 17th century frame showed that it was made of wood found widely in the northern Germany at the time। इसका मतलब ये हुआ कि जो उससे एनालिसिस किया गया, उस पर जो फ्रेम मिला था वो कहाँ का था? जर्मनी का था। इससे ये लगता है कि वो किसकी प्रिंटिंग हो रही होगी? जर्मन वाले की प्रिंटिंग होगी। बट रेयर द पार्ट फ्रेंच विल लिव्ड, बट वो फ्रेंच जहाँ रहते थे, जहाँ पे फ्रांस वाला क्या नाम था उसका, लुई बिरले, तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी जो वुड थी। दिस शोज द पेंटिंग इज़ मोस्ट लाइकली द वर्क ऑफ ड्रेकन। ये दिखाता है कि ये जो पेंटिंग है ये संभवतः किसकी है? ड्रेकन की है, मोस्ट लाइकली है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द फ्रेम वॉज मेड फ्रॉम वुड लोकल टू द रीजन वेयर द पिक्चर वॉज पेंटेड। दिस कुड बी द अजम्पशन कि जो फ्रेम कहाँ मेड किया गया था? द फ्रेम वॉज मेड फ्रॉम वुड लोकल टू द रीजन वेयर द पिक्चर वॉज पेंटेड। भाई वहीं तो ये जो फ्रेम मिला आपको वुड का, वो कहाँ का था? जर्मनी का था। तो इससे आप गेस कर सकते हो ना, या आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई फ्रेम उधर ही का है जहाँ पे पेंटिंग बनी हुई थी। तो इसको हम लोग रख लेते हैं अपने उसमें, कि देखते हैं आगे क्या चलता है। ठीक है, आगे। ड्रेकन इज़ अनलाइकली टू हैव एवर विजिटेड द होम रीजन ऑफ द बिरले इन फ्रांस। ये पता नहीं है हमें कि वो गया था या नहीं गया था, तो वी डू नॉट नो, हटा दो। Sometimes a painting so resembles others of its era that no expert is able to confidently decide who painted it। ये बहुत ही ल्यूरिंग ऑप्शन है, चलो इसको भी रख लेते हैं, है ना। अब डी पे आते हैं। द कार्विंग स्टाइल ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज़ नॉट टिपिकली ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ यूरोप। ये यूरोप का तो है नहीं, काट दो। एनी स्पेसिफिक रीज़न है वो वुड की वजह से, कहाँ का था वो? जर्मनी का। तो ये तो निगेट कर रहा है उसको ऑप्शन को, तो ये तो हो नहीं पाएगा। अब आते हैं ए और सी में। पहला है द फ्रेम वॉज मेड फ्रॉम वुड लोकल टू द रीजन वेयर द पिक्चर वॉज पेंटेड। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब समटाइम्स अ पेंटिंग सो रिजेंबल्स अदर्स ऑफ इट्स एरा दैट नो एक्सपर्ट इज एबल टू कॉन्फिडेंटली डिसाइड हु पेंटेड इट। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? विद लॉजिक बताओ मुझे। ए होना चाहिए, ठीक है। क्यों, थोड़ा बताओ, सी क्यों गलत हो जाएगा? चलो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, बट ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, ए होगा कि सी होगा? ए होगा। तो सी क्यों नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन? ठीक है, आप बताइए सर क्या होगा आंसर? ए। आपका क्या है? सी है। तो ए क्यों नहीं होगा? आप समझ नहीं पाए, उससे कह रहा है एक न्यूली डिस्कवर्ड पेंटिंग आई है, पेंटिंग एक ही डिस्कवर हुई है। अब कंफ्यूजन ये था कि बनाई किसने है। तो पेंटिंग दो नहीं, पेंटिंग तो एक ही है। हाँ, एक्चुअली आंसर तो यही है आपका
ठीक है। अब समटाइम्स अ पेंटिंग सो रिजेंबल्स अदर्स, दूसरी पेंटिंग की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो उनके बनाने के तरीके की बात हो रही है। समझ में आया? तुम स्टेटमेंट सही नहीं पढ़े थे शायद, इस वजह से गलती हो गई। ठीक, क्लियर हो गया? ए इसमें चेक कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन इसके हो गए, एक बार देखो जरा। नहीं, एक बचा है, बुलिंग इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम। हाँ, चलो चलो पहले ये कर लो। ये अब जो है, बुलिंग इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम इन एट आर स्कूल। फॉर वन थिंग द वॉल्स ऑफ द बैक ऑफ स्कूल आर स्प्रेड एट फुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बुलिंग बुलिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे? परेशान करना होता है। उन्होंने मूवी देखी है टेबल नंबर 21? नहीं देखी? टेबल नंबर 21 नहीं देखी? देखी है तो वो पूरी कहानी, पूरी मूवी का प्लॉट ही क्या था? बुलिंग ही था। रैगिंग सुना? रैगिंग काइंड ऑफ ही होता है बुलिंग करना। हाँ, ग्राफिटी समझते हैं? दीवारों पे जो चित्रण कर दिया जाता है, लिखा जाता है, उस इट इज कॉल्ड ग्राफिटी। ठीक है, हो गया आंसर आसान है इसका। सी जिसका है वही आंसर सही है, सी ही होगा आंसर इसका। देखा, बुलिंग इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम एट आवर स्कूल। फॉर वन थिंग द वॉल्स एट द बैक ऑफ द स्कूल आर स्प्रेड फुल ऑफ ग्राफिटी। ठीक है, तो ग्राफिटी मस्ट बी स्टॉप्ड। अब इससे स्टॉप करो ना करो क्या ही फर्क पड़ता है? ग्राफिटी इज अ साइन ऑफ बुलिंग दैट वी कैन नॉट से। बुलिंग इज अ कॉमन इन स्कूल। इफ bullying is common in school, then I can state that bullying is a massive problem at our school. Walls of school should be clean or not clean, ये हमें कुछ पता नहीं है। सबका सही था ना? ठीक 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 ठीक, चलो अब सही होने लगे तुम लोगों के। और कौन सा वो बचा भाई? उसके जस्ट बगल के बगल वाला। सी वॉज अ वंडरफुल अचीव टीचर। चलो कर लो जल्दी से। क्या कह रहे हो बेटा? ए एस नहीं है, ए प्लस होगा वो, प्लस ए प्लस एंड बी प्लस। ए नहीं, ए एस बीस का मतलब ये है कि उसके जो स्टूडेंट थे उनको ज़्यादातर लोगों को एज मिला है। ए का मतलब ए मिला है, बीस का मतलब बी मिला हुआ है। हाँ, ए एस बी एस रेटिंग है वो। ए एस बीस का मतलब है मिला है, बी मिला है। अब एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अपने हिसाब से मत सोचना कि ये होगा। मेरा अपना ओपिनियन छोड़ दो, ऑथर के अकॉर्डिंग आओ। जो तुम्हें आंसर लग रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हें आंसर लग रहा है उसमें दो काम कर सकते हो। या तो ब्रिज मेथड कर लो या तो उसको निगेट कर दो।
जो भी आंसर लग रहा है उसको नेगेट कर दो और देखो क्या आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपका कंक्लूजन है, वो नेगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिसको भी जो भी आंसर लग रहा है, ए को निगेट करके देखो तुम्हारा वो ये कंक्लूजन हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। अगर ए को निगेट करते हो, ए को निगेट करो, ठीक है, और उसके बाद देखो कंक्लूजन तबाह हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम्हारा तबाह। अगर हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं हो रहा तो फिर ये आंसर नहीं है। अब जरा डी को निगेट करो एक बार। डी को नेगेट करने से तुम्हारा कंक्लूजन तबाह हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो जाएगा ना। बता भाई, क्या नाम है तेरा? मुकुल, निखिल, क्या नाम है? डी को अगर डी को नेगेट कर दिया तो कंक्लूजन तबाह हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? तो अभी इनिशियल आपको लगेगा कि यार ये ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें ये चेक कर लिया करो, एक दो तीन चीज़ें चेक किया करो। एक तो आउट ऑफ तो स्कोप तो नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑथर ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं और हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये रीस्टेटमेंट ना हो, यही तो नहीं कि जो लिखा है उसको वापस से लिख दिया है। रिजल्ट नहीं होना चाहिए कि उस चीज़ का रिजल्ट निकल के आया। और चौथा, जो आपको आंसर लग रहा है उसको क्या कर लो, या तो ब्रिज मेथड से देख लो या तो क्या कर दो, उसको निगेट कर दो। अगर उसको निगेट करने से तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो तबाह हुआ जा रहा है, ख़त्म हो गया, इसका मतलब वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू अजम्पशन हैज़ टू बी ट्रू, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्रमाइस और जो है क्या समझना बहुत ज़रूरी है, प्रमाइस और कंक्लूजन। तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बस 5 मिनट और लूँगा आपके। आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या प्रमाइस है और क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो। सीवी विल नॉट, सीवी कोई मतलब लड़की है, सीवी विल नॉट स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स एग्जाम एज सी डिड नॉट अटेंड माई लेक्चर्स। ये टीचर ने बोला है। अब इसमें मुझे बताइए कंक्लूजन क्या है, प्रोमाइसेस क्या है। सीवी विल नॉट स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स एग्जाम एज सी डिड नॉट अटेंड माई क्लास। क्या कंक्लूजन है, क्या प्रोमाइस है? सी डिड नॉट अटेंड माई लेक्चर्स, वो क्या हो गया, प्रोमाइस हो गया। कंक्लूजन क्या हुआ, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। ओनली जीनियसेस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई नो सी इज़ अ जीनियस। 2 स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। इसमें बताना है प्रमाइस क्या है और आपका कंक्लूजन क्या है। ओनली जीनियसेस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई नो सी इज़ अ जीनियस। प्रमाइस क्या हुआ, ओनली जीनियस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रमाइस हो गया। अब इस पे बेस्ड मैंने क्या, ये गिवन फैक्ट है, अब इस पे हमने क्या निकाला कंक्लूजन कि सी इज़ अ जीनियस, क्योंकि उसने क्या किया होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। अब अजम्पशन ये है, समझो, ओनली जीनियसेस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रमाइस, कंक्लूजन क्या हुआ, सी इज़ अ जीनियस। प्रमाइस प्लस अजम्पशन, अजम्पशन में मैं अब ये लगाऊंगा सी मस्ट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हो गया। अब ये लगाने से मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। दिस इज व्हाट assumption is, premise plus assumption is equal to conclusion. The film producer has mafia links because देता तो समझ ही आ जाता है। The film producer has mafia links because he makes frequent overseas telephone calls. इसमें क्या वो है आपका प्रमाइस है और क्या जो है आपका कंक्लूजन है। बिकॉज वाला, बिकॉज के बाद वाला हमेशा क्या होता है, प्रमाइस ही होगा, क्योंकि रीज़न है, वाई का रिप्लाई है ना, और जो वॉट है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। चलो एक और बता दो फिर निकलते। हमीद हैज़ अ फिट बॉडी एंड अ शार्प माइंड, ही विल बी द नेक्स्ट स्पोर्ट कैप्टन ऑफ द कॉलेज। ही विल बी द नेक्स्ट स्पोर्ट कैप्टन ऑफ द कॉलेज, ये क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये प्रमाइस क्या है, हमीद हैज़ अ फिट बॉडी एंड शार्प माइंड, ठीक है, और ही प्लेज स्पोर्ट्स वेरी वेल। नाउ द कंक्लूजन कम्स, हमीद विल बी द नेक्स्ट स्पोर्ट कैप्टन ऑफ द कॉलेज। क्लियर है। अब यही होगा। अब जैसे आपको प्रमाइस ये दे दिया गया, हमीद हैज़ अ फिट बॉडी एंड शार्प माइंड, और इसका कंक्लूजन है कि वो अपना नेक्स्ट स्पोर्ट कैप्टन बनेगा।
अब देखो मैंने क्या कहा, प्रमाइस और कंक्लूजन के बीच में क्या आएगा, अजम्पशन आएगा। तो थोड़ा सा एलिमेंट प्रमाइस का भी होगा, थोड़ा सा एलिमेंट किसका भी होगा, कंक्लूजन का भी होगा। तो अगर आपको कोई अजम्पशन लगाना है तो ये तो लगाओगे। नॉर्मली सोचो कि मैंने बोला है कि हमीद की बॉडी फिट है और शार्प माइंड है, इसमें कहीं स्पोर्ट्स तो आ नहीं रहा है, तो स्पोर्ट डाल दो इसमें। स्पोर्ट डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, कंक्लूजन जो दिया है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही अजम्पशन काम करते हैं, ठीक है। ये बेटा रख लो आप। तो अभी एक क्लास में अजम्पशन हम लोग और कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी देखते हैं, ठीक। ये थोड़ा बहुत क्लियर है। अब थोड़ा सा जो है क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही थॉट्स पे, ठीक है। धीरे धीरे हो जाएगा। लास्ट का मतलब हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब है ये अभी तो अंतिम है लेकिन सबसे कमज़ोर नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब है कि लीस्ट का मतलब होता है उसकी जो है क्वालिटी कम नहीं है। लास्ट है, नंबरिंग में लास्ट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में लास्ट हो ज़रूरी नहीं है।